यशवंत जी उम्मीदवार हैं, लेकिन अंक गणित जो है, जो अरिथमेटिक है वोटों का, वो कहीं यशवंत जी के पक्ष में नहीं है। इस तरह की खबरों पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? सर, आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप नहीं होना चाहिए। तब रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति के किसी ऊंचे पद पर पहुंचने से पूरे समुदाय की तरक्की नहीं होती है। तो वो पत्रकार वार्ता में कहें कि मैं संविधान की रक्षा करूंगी, चुने जाने के बाद केवल संविधान के अंतर्गत शपथ लेने से वो बात नहीं बनती है। सरकारी मशीनरी के मिसमैनेजमेंट की और मिसहैंडलिंग की बात कर रहे हैं, क्या है सर? महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या सोचना है सर, जो हुआ है? मुझे बहुत सख्त अफसोस है। आदिवासी परंपरा के अनुसार मैं अक्सर ये करता था कि मैं चावल की एक पोटली लेता था, आदिवासियों के गांव में जाता था। मुझे याद है कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि संथाल परगना में एक आदिवासी युवक था, उसने बड़ा हमको डांटा। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के आप पुराने नेता हैं, तो बीजेपी के कुछ साथियों को भी रीच आउट करेंगे, उदयपुर और अमरावती। जुडिशरी को लेकर आपका क्या सोचना है सर? कुछ कमियां हैं जुडिशरी में, हैं, आप मानते हैं? इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह टारगेट किया जाएगा तो रूल ऑफ लॉ समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक प्रकार का बयान दिया टीवी के डिबेट में। उनको सस्पेंड कर दिया गया जब बाहर के देशों में बहुत हल्ला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आल्ट न्यूज़ के जुबैर के खिलाफ क्या लगता है कि ममता जी किसी असमंजस में हैं? 18 जुलाई को चुनाव है ना? हाँ जी। बहुत दिन बाकी हैं, अभी इंतजार कर लीजिए। और मेरा ये मानना है कि पहले से अगर तय हो भी जाए, तब भी अगर लड़ना फर्ज है, कर्तव्य है, तो वो लड़ाई तो लड़नी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और बातचीत हम करने आए हैं यशवंत सिन्हा जी से। यशवंत सिन्हा इस समय किन वजहों से खबरों में हैं, कमोबेश सभी को पता है। वो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उसके कुछ समय पहले तक, थोड़ा ही समय पहले तक तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर वहाँ से बाहर आए और अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। यशवंत जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अक्सर होता है कि बातचीत में आपसे किताब वाला में एक लंबी बातचीत लल्लन टॉप की हो चुकी है, रिलेंटलेस पे। लेकिन ना, बातचीत की शुरुआत में ही प्रतिक्रिया कई होता है कि नहीं जाननी चाहिए, लेकिन मुझे मन कर रहा है पूछने का कि आपकी उम्मीदवारी के साथ ही आप भी वाकिफ़ होंगे, कई सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि यशवंत जी उम्मीदवार हैं, लेकिन अंक गणित जो है, जो अरिथमेटिक है वोटों का, वो कहीं यशवंत जी के पक्ष में नहीं है। इस तरह की खबरों पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है सर? सबसे पहले तो धन्यवाद सिद्धांत जी, मुझसे बात करने के लिए। ललन टॉप मेरा बहुत फेवरेट पोर्टल है। थैंक यू सर। और हम लोगों ने लंबी बातचीत की है, जो हमारी आत्मकथा है रिलेंटलेस। जी। जो प्रश्न आपने पूछा, उसका बहुत सरल जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। अगर लड़ाई लड़ने के पहले ही उसका नतीजा सबको पता हो जाए, तो फिर दुनिया का इतिहास बदल जाएगा, फिर कोई लड़ाई होगी ही नहीं। फिर तो कागज़ में और लोगों की राय ली जाएगी कि अगर पानीपत की लड़ाई होने जा रही है तो इसमें कौन विजयी होगा, और उसके अनुसार दोनों पक्ष तय कर लेंगे, एक हार गया एक जीत गया और लड़ाई ख़त्म। तो दुनिया का इतिहास ही कुछ और होता अगर लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय हो जाए। और मेरा ये मानना है कि पहले से अगर तय हो भी जाए, तब भी अगर लड़ना फर्ज है, कर्तव्य है, तो वो लड़ाई तो लड़नी चाहिए। मेरे लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना उस श्रृंखला की एक कड़ी है जिसको मैं बहुत दिनों से, जिस पर मैं चल रहा हूँ। और इसीलिए जब विपक्षी दलों ने मुझसे कहा कि आप हमारे उम्मीदवार बनिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो मैंने उसको स्वीकार इसलिए कर लिया क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, ये लड़ाई मैं पहले से लड़ रहा हूँ और
ये भी एक मौका है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का। सर, आपकी उम्मीदवारी राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवारी है उसको लेके कई बार चर्चा चल रही है कि गोपाल कृष्ण जी का नाम चला कि गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, और फिर कुछ पत्रकार कहते हैं कि गोपाल कृष्ण जी का नाम हर बार आता है। एक बार हर बार जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है तो एक बार इनका नाम घूमता ही है। फिर फारूक अब्दुल्ला जी का नाम आया और फिर आपका नाम आया। तो सर, आपकी उम्मीदवारी जो आप बता रहे हैं कि विपक्षी दलों ने आपसे कहा, क्या है सर? कैसे, मतलब कहानी क्या थी कि आपके पास कैसे ऑफर आया, क्या हुआ था सर? देखिए, आपने 2 लोगों का नाम लिया। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि मैं चौथा चॉइस था। अच्छा। लेकिन खैर वो जैसे भी हो, मैं उस पहली मीटिंग में था विपक्षी दलों की, जिसको ममता बनर्जी जी ने बुलाया था दिल्ली में। और उसमें मीटिंग में नामों की चर्चा नहीं हुई, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के पहले ममता जी ने अपनी तरफ से 2 नाम सुझाए थे। और उसमें एक नाम गोपाल कृष्ण गांधी का भी था। शरद पवार जी उस मीटिंग में थे और शरद पवार जी ने तुरंत मना कर दिया था कि वो उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में खराब की नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। तो ये उस पर चर्चा नामों पर नहीं हुई। 2 नाम ममता जी ने सुझाया, शरद पवार जी पहले से मना कर चुके थे। दूसरी मीटिंग होने के पहले जो पवार साहब ने खुद बुलाई, उनके घर पर जैसा मुझे बताया गया, अच्छा, कि अनौपचारिक रूप से सारे लोग बैठे और शरद जी के यहाँ और शरद जी के यहाँ जब औपचारिक मीटिंग के पहले शाम को मीटिंग हुई थी, तो उसमें नामों पर चर्चा करते करते वो लोग शायद मेरे नाम पर पहुँचे, और वहाँ से वहाँ के जो प्रमुख नेता थे, जिसमें शरद पवार जी भी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मीटिंग में से ही फ़ोन किया आपको? मीटिंग में से ही फ़ोन किया और मुझसे पूछा, खड़गे जी, शरद पवार जी, कि क्या आप स्वीकार करेंगे विपक्षी दलों का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना? और जब मैंने हाँ भरी, तब उन्होंने दूसरे दिन जो 2:30 बजे औपचारिक बैठक थी, अच्छा, उसमें मेरे नाम के ऊपर मोहर लगाई। अच्छा, तो ये उसकी कहानी है। ये है। हाँ, लेकिन कहने को लोग कहते हैं कि मैं चौथा उम्मीदवार था, चौथा चॉइस था। और मैंने कई जगह, आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न मुझसे पूछा गया, जी। क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ आजकल। तो मेरा उत्तर ये होता है कि अगर मैं 10वां चॉइस भी होता तब भी खड़ा होता। अगर मेरे पहले 9 लोगों के नाम के ऊपर चर्चा करने के बाद 10वें नंबर पर विपक्षी दल मेरा नाम तय करते, तब भी मैं इस लड़ाई में होता, इसलिए कि मैं इस लड़ाई में विश्वास करता हूँ। सर, कहीं मैं पढ़ रहा था कि आपने कहा है कि ये आपका आखिरी चुनाव है। क्या ये सच है? इसके बाद आप कोई नहीं चुनाव लड़ने वाले? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति हमारे संविधान का सर्वोच्च पद है। यही एक चुनाव होता है जो कि ऑल इंडिया होता है। हाँ। है कि नहीं? बाकी सब चुनाव जो हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो तो संसदीय दल के लोग चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इकलौता चुनाव है जो ऑल इंडिया बेसिस पर होता है, और अगर इसमें मैं खड़ा हो गया तो इसके बाद अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन पॉलिटिक्स में रहेंगे? किसी संगठन को दिशा देने, किसी जो नहीं, जिस मैं श्रृंखला की बात कर रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा। एक दफ़ा मैंने पहले भी इसको तय किया था और फिर उसका उल्लंघन स्वयं मैंने कर दिया, तो उसका मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन उस समय कुछ बहुत विशेष परिस्थिति थी जिसमें मैंने इसको वादे को तोड़ना उचित समझा। लेकिन इस बार राष्ट्रपति चुनाव के बाद मैं कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। हाँ सर, कई बार हम लोग जातियों को लेकर एक बड़ी बहस देखते हैं। जैसे जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी जाति को लेकर एक बहस हुई, और फिर वो जब बैठे तो इस तरह के फ्रेजेस सामने आए कि दलित राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक दलित राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है और ये बहुत फ़ख्र की बात है। अब द्रौपदी मुर्मू जी की उम्मीदवारी है एनडीए की ओर से, और उनको लेकर, उनके आदिवासी होने को लेकर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। आप
इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के जो फ्रेजेस चल रहे हैं, आपकी क्या रीडिंग है सर? क्या इस तरह की बातें कितनी सही हैं एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेके? मतलब क्या सोचना है आपका? देखिए, मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है इसमें। मेरी सोच ये है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आइडेंटिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसकी लड़ाई नहीं है, ये है आइडियोलॉजी की लड़ाई। और इसलिए हमें आइडियोलॉजी के बारे में ज़्यादा सोच विचार और बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई नया होगा। अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो यशवंत नाम का मैं पहला राष्ट्रपति होऊंगा। ये कोई बात में बात हुई? तो ये मैं जोर दे के कह रहा हूं कि पहचान की लड़ाई नहीं है। और एक बात और मैं कहूँगा, आपने खुद नाम लिया कि रामनाथ कोविंद जी पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रपति हैं, अनुसूचित जाति को बिलोंग करते हैं। तो पिछले 5 सालों में क्या उस समुदाय की स्थिति में बहुत तरक्की हो गई? इसलिए सोचना गलत है कि एक व्यक्ति के चलते एक समुदाय तरक्की कर जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के किसी ऊंचे पद पर पहुंचने से पूरे समुदाय की तरक्की नहीं होती है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इस बात को। सर, आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप नहीं होना चाहिए। क्यों कहा सर आपने ऐसा? क्या मतलब है उस आशय, उस वाक्य का आशय क्या है सर आपके लिए? देखिए, मैं शायद आपने देखा भी होगा, 2 फोटो की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक फोटो है प्रतिभा पाटिल जी का नामांकन दाखिल करते हुए। उसमें उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उनके बगल में बैठे हैं। उनके जितने सहयोगी दल थे वो सब कमरे में हैं। और प्रतिभा पाटिल जी जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, वो खड़ा होकर रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन दे रही हैं। इस बार का फोटो आप देखिए। इस बार के फोटो में द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी खड़े होकर उनका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को दे रहे हैं। मैंने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो मैंने खड़े होकर दिया उसको। तो उसी से आप एक अंदाज लगाइए कि आने वाले दिनों में क्या होगा अगर मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार चुनाव जीत जाती हैं तो। और यही मतलब था मेरा ये कहने का कि रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति न केवल सर्वोच्च पद है बल्कि उसके कुछ दायित्व भी हैं, दायित्व अधिकार भी हैं। और ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो उन दायित्वों का निर्वहन करे और प्रधानमंत्री का रबर स्टैम्प या कठपुतली बनकर ना रह जाए। तो सर, ऐसे में हम ये भी जिज्ञासा सर होती है ना कि तब रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या वो एक रबर स्टैम्प राष्ट्रपति के तौर पे काम करते रहे? पिछला 5 साल एक खामोश राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। उन्होंने जो लिखा हुआ उनको दिया गया वो पढ़ दिया विभिन्न अवसरों पर, लेकिन कभी भी उन्होंने विवेक का इस्तेमाल करके मुद्दों पर नहीं बोला। इस बात की भी जानकारी नहीं है आपको और हमको कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी को बुलाकर कहा हो ये ठीक नहीं हो रहा है देश में, इसको बदलना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला 5 वर्ष जो बीता वो एक खामोशी का पीरियड था, समय था, जिसमें राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नज़र नहीं आए। आप के बारे में एक हालिया खबर है कल छपी हुई कि आपने, द हिंदू की खबर है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, कि आपने द्रौपदी मुर्मू से के लिए कहा कि वो शपथ लें कि वो संवैधानिक मूल्यों की और लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। मतलब इसके तो 1-2 मतलब निकल रहे हैं जो मैं यहाँ पे इलेबोरेट करना चाहूँगा। एक तो चुनाव नतीजों के पहले यशवंत जी कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से कि वो शपथ लें कि ये रक्षा करेंगी। क्या वो अपने कैंपेन की बात कर रहे होंगे शायद, कि आप कैंपेन में जो राज्यों में मिलने जा रही हैं वो इस पे करें? और क्या
किस तरह के संवैधानिक मूल्यों, किस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? देखिए, कल मैं जब बेंगलुरु में पत्रकार वार्ता कर रहा था, तो उसमें मैंने एक लिखित उनको प्रेस नोट दिया। उस प्रेस नोट में 5-6 ऐसे बिंदु थे अंत में, जिसका एक तरह से प्लेज मैंने लिया। पत्रकारों के सामने मैंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूँ तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा, इस पे ऐसे विचार करूँगा। और मैंने उनको इनवाइट किया कि वो भी इस तरह का प्लेज रखें। अच्छा। वो भी घूम रही हैं प्रचार में, पत्रकार वार्ता भी कर रही हैं, तो वो पत्रकार वार्ता में कहें कि मैं संविधान की रक्षा करूंगी, ये मेरा परम कर्तव्य होगा। केवल शपथ लेने से, चुने जाने के बाद केवल संविधान के अंतर्गत शपथ लेने से वो बात नहीं बनती है। ये बात जनता के सामने आनी चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये जो मूल्य हैं हमारे संविधान के, उनकी वो रक्षा करेंगी, जैसे मैंने कहा है कि मैं रक्षा करूंगा। हाँ, क्योंकि सर ना यहाँ पे एक जो बड़ी डिबेट देश में चल रही है, और आज से नहीं, कुछ सालों से नहीं, दशकों से ये चल रहा है कि जो विधायक, सांसद, मंत्री शपथ लेके आ रहे हैं संविधान की, देश के संविधान को का पालन करने की शपथ लेकर आ रहे हैं, उनके ही असंवैधानिक होने के सबसे ज़्यादा खतरे लोग महसूस करते हैं। लंबे समय से ये बातें चल रही हैं। अभी मैं ऐसी ही कुछ बातचीत आपकी पढ़ रहा था जिसमें आप ईडी और सीबीआई के छापों की बात कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी के मिसमैनेजमेंट की और मिस हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। क्या है सर? देखिए, मैं जब वित्त मंत्री था लगभग 5 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उस समय ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वित्त मंत्रालय में हुआ करता था जी। और मैं कई जगह इस बात को कह चुका हूँ कि उस समय मेरे मन में कहीं दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ईडी का या इनकम टैक्स का इस्तेमाल करूं, या सरकार को कहूं कि आप सीबीआई का इस्तेमाल कीजिए। जो भी जांच एजेंसियां सरकार की हैं, वो किसी खास प्रयोजन से बनाई गई हैं और अपराधियों के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अगर उनका दुरुपयोग होने लगे राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ, और ख़ास करके जो विरोधी दलों की राजनीति करते हैं, तो फिर इस देश की पॉलिटिक्स का क्या होगा? फिर डर के मारे तो विपक्ष ख़त्म ही हो जाएगा ना। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, कल मेरे घर में रेड होना शुरू हो जाए, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, तो मैं भी डर जाऊँगा शायद, और उसके बाद मैं आगे कोई बात सरकार के खिलाफ नहीं करूँगा। तो जैसे मेरे टाइम में पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया, इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसी तरह आज भी नहीं होना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है क्योंकि ये संस्थाएं मेरे अधीन थी और मैंने ऐसा नहीं किया अपने 5 साल के कार्यकाल में, और सोचा भी नहीं कि इसको करना चाहिए। सर लेकिन आपके कार्यकाल के बाद यूपीए की सरकार जब आती है, और यूपीए की सरकार के कार्यकाल में ही सीबीआई को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी होती है जिसको कई अखबार लेकर हेडलाइन बनाते हैं कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंद तोते से की उपमा देते हैं सुप्रीम कोर्ट उसे। तो क्या ये फिर आपकी सरकार, जब जो अटल जी की सरकार थी उसके जाने के बाद, ये ट्रेंड उठ गया कि सरकारी एजेंसीज को इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, समय समय पर हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है राजनीति साधने के लिए। ये अटल जी की सरकार के पहले भी हुआ है, अटल जी की सरकार के बाद भी हुआ है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अटल जी की सरकार में हम लोग इससे परहेज करते थे। इससे परहेज होता था उस समय। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा विपक्ष पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं और इसमें देश भर में विपक्षी एकता की बात हो रही है। आपकी उम्मीदवारी लीजिए या राज्यों के चुनाव लीजिए या
लोकसभा चुनाव अभी बीता, उस समय ले लीजिए कई सारे गठबंधन बने। तो क्या आपको लगता है सर कि विपक्ष किसी भी फोरम पे विपक्ष में एकजुटता है, विपक्ष एक यूनिटी है विपक्ष में? देखिए, जब ममता जी ने बैठक बुलाई या उसके बाद शरद पवार जी ने बैठक बुलाई, तो उसमें बहुत सारे विपक्षी दल एक साथ आए और सबने एक राय बनाकर मेरे नाम को तय किया। अभी मैं हैदराबाद गया था, जहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति इस बैठक में नहीं थी, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं इस तरह की बैठकों में शायद, तो इसलिए वो नहीं थे। लेकिन उन्होंने वो ज़बरदस्त स्वागत मेरा किया जी। और समर्थन का वादा किया, जिसकी शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए आज के दिन मैं केवल इतना कहूँगा कि विपक्षी एकता होनी चाहिए। कैसे होगी, क्या फॉर्मूला होगा, होगी कि नहीं होगी, ये आज के दिन कहना मुश्किल है। लेकिन जाहिर है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एक मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा होता है और लड़ाई आमने सामने की होती है, तो उसमें सही फैसला जनता को करने का मौका मिलेगा। अब वो बहुत तरह के उसमें हमारे सामने उदाहरण है कि एक दल इतना मजबूत है एक स्थान पर कि वो एक दो तरफा लड़ाई वहाँ पर हो जाती है, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर कि एक से अधिक विपक्षी दल हैं, वहाँ पर शायद कुछ बातचीत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज के दिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि विपक्षी दलों को किस आधार पर साथ आना चाहिए, क्या उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए, इस पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। कोई एक सेट फार्मूला इसका आज के दिन नहीं है। आप सर बहुत जगह यात्राएं कर रहे हैं। आज की खबर मैं पढ़ रहा था कि द्रौपदी जी झारखंड की यात्रा पे हैं और कुछ एक राज्य और कुछ एक पार्टियां ऐसी हैं जहां जिसको लेकर मैंने विपक्षी एकता वाले सवाल से भूमिका बांधी कि मैं दूसरी पार्टियों और राज्यों पे आऊँगा धीरे धीरे। तो कुछ एक पार्टियां राज्य ऐसे हैं जिनके आपके समर्थन को, आपकी उम्मीदवारी को समर्थन को लेके कई कारणों से लग रहा है कि क्या मतलब एक सवाल बैठा है वहाँ पे। जैसे मैं झारखंड की बात करूँ, आप झारखंड अभी होकर आए हैं या जाएंगे, क्या वहाँ का होगा? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रुख है राष्ट्रपति चुनाव में, वो थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो खुद आदिवासियों की लड़ाई करके, आदिवासी उत्थान की राजनीति करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊपर खड़ा हुआ है। कांग्रेस के साथ अभी वहाँ पे सरकार चला रहे हैं वो, लेकिन आपके समर्थन को लेके थोड़ी सी स्थिति डामाडोल है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, इसके पहले मैं अपने प्रवास के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गया जी। छत्तीसगढ़ पड़ोसी प्रदेश है झारखंड का। दोनों जगह भारी संख्या में आदिवासी पॉपुलेशन है जी। छत्तीसगढ़ का शासन पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। 90 में 71 सीटें विधानसभा की उनके पास है। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनका पूरा कैबिनेट हमारे स्वागत में वहाँ पर था, समर्थन में था। उसमें अनेक ऐसे मंत्री थे और विधायक थे जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। वहाँ पर दूर दूर तक मुझे नहीं लगा कि उनके मन में कहीं कोई संदेह है, दुविधा है कि यशवंत सिन्हा के खिलाफ जो महिला खड़ी हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं, तो हम लोग क्या करें। वहाँ पर वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी के निर्णय के अनुसार हमारे समर्थन में हैं। तो अगर उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। और वोट बैंक जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि तुरंत फिसल के हाथ से खिसक जाती है। आप तो हजारीबाग से सांसद भी रहे हैं सर। मैं हजारीबाग से 3 बार सांसद रहा हूँ, राज्यसभा का 2 बार झारखंड से सांसद रहा हूँ
सदस्य रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उस बैठक में था जिसमें मेरे नाम के ऊपर मुहर लगी थी। अच्छा, वो लोग थे उसमें? वो लोग थे। तो इसलिए अब अगर उनके मन में कोई दुविधा होती है तो मैं इतना ही कहूँगा कि दुविधा का कोई कारण नहीं है। और छत्तीसगढ़ जाने के बाद, तेलंगाना जाने के बाद, और किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है हमारे यहाँ? कम या ज़्यादा हर राज्य में है। हर राज्य में है। केरल में नहीं है। केरल में लोगों ने मुझसे कहा कि वह एक ऐसा राज्य है जहाँ मुझे 100% वोट मिलेगा, एलडीएफ का भी, यूडीएफ का भी। ये तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है। कई राज्यों में मैं गया जहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी है। वहाँ तो ये उन लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है। और यही दुविधा क्या उड़ीसा में भी है सर? जिस झारखंड में जो दुविधा पता नहीं ये दुविधा है कि नहीं, लेकिन उनके यहाँ ये भी बात है कि चूंकि द्रौपदी मुर्मू जी उस प्रदेश से आती हैं, तो इसलिए शायद उनको अच्छा लगा कि उनके प्रदेश से सरकारी पार्टी ने उम्मीदवार चुना राष्ट्रपति का। सर, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें कहा था, हाल फिलहाल की बातचीत है, कि आपने कहा कि आपने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया अपने समय में। सर, मैं अगर आपको लिस्ट करना हो, किसी मौके पे बताना हो कि आपने, यशवंत जी ने आदिवासियों के लिए ये किया, तो सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ले जाऊंगा वापस कई दशक पहले। जब मैं आईएएस ऑफिसर था तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई एसडीओ गिरिडीह के रूप में। गिरिडीह उस समय ज़िला नहीं बना था, वो सब डिवीज़न था, बड़ा सब डिवीज़न था, और उसमें बहुत बड़ी आबादी थी आदिवासियों की। वहाँ मैं 26 महीने रहा एसडीओ। उसके बाद ऐसा चांस हुआ कि संथाल परगना नाम का एक ज़िला हुआ करता था कंबाइंड बिहार में, जिसमें सबसे बड़ा ज़िला था उस समय के बिहार का, 46 ब्लॉक थे उसमें। अब तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट बन गए जी। लेकिन उस ज़िले में मैं 2 साल लगभग डिप्टी कमिश्नर था। मैं क्या करता था वहाँ पर? आदिवासी परंपरा के अनुसार मैं अक्सर ये करता था कि मैं चावल की एक पोटली लेता था, आदिवासियों के गांव में जाता था, उनसे कहता था, जब सब लोग जमा होते थे, कि आओ हम लोग साथ मिल के भोजन करें। हम अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, वो लोग अपना चावल लाते थे, कुछ सब्जी उब्जी बनती थी, और मिल बैठ के हम लोग भोजन करते थे, और बड़ा आनंद आता था। मुझे याद है कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि संथाल परगना में एक आदिवासी युवक था, उसने बड़ा हमको डांटा। अच्छा। हाँ, वहाँ पर डीसी को मरांग साहब बोलते हैं। मरांग मतलब सबसे बड़ा साहब। अच्छा। तो उसने बहुत डांटा हमको, क्या मरांग साहब है तुम, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। ये हम सुनते रहे। मतलब शिकायतें थी उनकी अपनी? उनकी कुछ थी, कुछ वो ऐसा भी था। अच्छा। तो दूसरे दिन उसको लोगों ने कहा, गांव वालों ने, कि बेवकूफ़, तुम जानते थे तुम किसको डांट रहा था? तुम मरांग साहब को डांट रहा था। मैं वहीं ठहरा हुआ था डाक बंगले में, तो दूसरे दिन आया भींगी बिल्ली बन के। अच्छा। हमसे बोला कि बहुत हमसे गलती होगी, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि मरांग साहब से बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, मरांग साहब तो हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव में आया हूँ तुम्हीं लोगों के बीच में रहने के लिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समहाउ हमने सर्विस करियर से लेकर अभी तक हमारा ये रिकॉर्ड रहा है। मैं कर्पूरी जी के साथ प्रधान सचिव था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, शिबू सोरेन उस समय थे उसके नेता। बहुत बड़ा एक जलसा उन लोगों का होने वाला था, दुमका, जो संथाल परगना का हेडक्वार्टर्स था। और ये था कि कर्पूरी जी को उसमें निमंत्रण दिया गया, वो जाएं कि नहीं जाएं। मैंने बड़ा जोर लगाया कि कर्पूरी जी जाएं, और कर्पूरी जी गए उसमें। तो वो फिर उसके बाद आप देखेंगे, मैंने जो 5 बजट प्रेजेंट किए भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में, उसमें शुरुआत में ही मैं कहता हूँ हर बजट में कि अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है, कैसे उनका कल्याण करने वाली है। तो जब मौका मिला
तब मैंने इनके वेलफेयर के लिए पूरी कोशिश की। हमारे हर प्रदेश में इनकी आबादी है जनजाति की, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। अटल जी की सरकार में नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स के लिए, उत्तर पूर्व के लिए एक अलग मंत्रालय बना था ना, इसलिए बना था कि विशेष ध्यान देकर वहाँ पर उनका कल्याण किया जाए। उसी तरह ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग मंत्री थे। कोशिश यही थी कि जितना कुछ हम कर सकते हैं उनकी उन्नति के लिए पूरे समुदाय की वो कोशिश की जाए, और उसमें मेरी बड़ी भागीदारी थी। सर, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो 2018 में बनारस में एक बेनिया बाग पार्क है, तो वहाँ पे संजय सिंह ने एक रैली आयोजित की थी। मुझे याद है कि मैं वो रैली कवर करने गया था, उसमें आपको भी आना था और शत्रुघ्न सिन्हा को और बाकी लोगों को आना था। शत्रुघ्न सिन्हा बाकी लोग आए, लेकिन आप नहीं आ पाए थे। लेकिन आपने फ़ोन कॉल पे उस रैली को संबोधित किया था, मुझे याद है। आपने फ़ोन कॉल पे उसको संबोधित किया था, उस रैली को। संजय सिंह के हाथ में फ़ोन था और वो उन्होंने माइक के पास ऐसे सटा के आवाज़ सुनाई थी सबको। आप उस समय एक, जिसकी बात आपने शुरुआत में की कि आप एक उस श्रृंखला में कई सारी चीज़ें कर रहे थे, जो उल्लंघन किया आपने अपने ही शपथ का। तो लेकिन अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ भी आप देख रहे थे, अभी दिल्ली में, पंजाब में उनकी सरकार है, विधायक सांसद हैं उनके पास। आपकी उम्मीदवारी को लेकर उनका रुख अभी साफ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। आप गए, क्या समझ में आया अभी आम आदमी पार्टी का? 18 जुलाई को चुनाव है ना? हाँ जी, बहुत दिन बाकी है, अभी इंतजार कर लीजिए। उनके बिहाफ पर मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ। रीच आउट तो करेंगे ही, इसीलिए मैंने रीच आउट किया भी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के आप पुराने नेता हैं, तो बीजेपी के कुछ साथियों को भी रीच आउट करेंगे या कर रहे हैं। हमारे जितने वोटर्स हैं, मैं सबको रीच आउट करना मेरा फर्ज है ना। तो मैं करूँगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अच्छा, तो अब सर यहाँ पे ना एक सवाल है, थोड़ा सा वैसा है कि मान लीजिए आप राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि लोगों ने ये एकदम जिज्ञासावश पूछा है कि विपक्षी एकता से अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं उस उम्मीदवारी से, तो जो आपके कैंपेन का हिस्सा है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को स्टैब्लिश करना, फिर से उनको फिर से डिस्कवर करके स्टैब्लिश करना, आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो मैं टकराव, राष्ट्रपति भवन में बैठकर सरकार के साथ टकराव की नीति पर नहीं चलूँगा। अगर मेरी बातचीत से किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ टकराव की राजनीति करूँगा, तो ये गलत है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना पड़ेगा ही, करना चाहिए भी। तो इसलिए प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का जो संबंध है वो काफ़ी कुछ व्यक्तिगत भी है। अभी हाल में जब प्रणब बाबू राष्ट्रपति बने थे जी, तो यूपीए के टाइम में बने थे। हाँ। फिर सरकार बदल गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन प्रणब बाबू बिल्कुल करेक्ट कॉपी बुक प्रेसिडेंट थे, इसलिए टकराव नहीं ना हुआ उनसे और प्रधानमंत्री के बीच में। तो इसीलिए अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो टकराव नहीं होगा, और दोनों तरफ का फर्ज बनता है कि वो सही रास्ते चलें। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि राष्ट्रपति का ये फर्ज बनता है और अधिकार भी है कि वो प्रधानमंत्री को बुलाकर उनसे बातचीत करें, बातों को समझने का प्रयास करें, कुछ अपनी बात कहें, कुछ उनकी बात सुने। ये डायलॉग निरंतर चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान के मूल में है। महाराष्ट्र को लेकर आपका क्या सोचना है सर, जो हुआ है? मुझे बहुत सख्त अफसोस है महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, हमने इसके पहले देखा कर्नाटक में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अनेक राज्यों में जहाँ पर कि या तो मिलीजुली सरकारें हैं या बहुमत बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बात में सफल हो गई
कि चुनी हुई सरकारों को गिरा दे। मैं मानता हूं कि ये जनादेश का अपमान है और प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। 2.5 साल महाराष्ट्र में जो लोग साथ रहे उद्धव जी की सरकार के, कोई उनको कष्ट नहीं हुआ 2.5 साल तक। 2.5 साल के बाद अचानक कष्ट होने लगा। और उन्हीं लोगों का अगर आप 2.5 साल पहले का आचरण उठाकर देख लें तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि अलग से सरकार बनाओ, बीजेपी का साथ छोड़ो। आज उनको बीजेपी इतनी प्रिय हो गई कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो ये बहुत तरह का इसमें शक्तियों का दुरुपयोग होता है। ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। शरद जी से बातचीत हुई इस बारे में आपकी? इसके बारे में बातचीत हुई है, वो जब कुछ दिन हुए, मैं जब प्रवास पर निकला था उसके पहले की बात है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। सर, मैं एक घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप घटनाक्रम से परिचित ही होंगे। उदयपुर और अमरावती, इन दो महाराष्ट्र में अमरावती और राजस्थान के उदयपुर में 2 लोगों की हत्या होती है और एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा, उनको निलंबित किया जाता है उनके बयान की वजह से। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनकी टिप्पणियों के बारे में। कहा जाता है कि उदयपुर की घटना उनकी गलती है। इन घटनाओं को, और आप भी प्रवक्ता रहे हैं सर, इन घटनाओं को और इस पूरे तार को, इस पूरे जंजाल को आप कैसे देखते हैं सर? मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो एक वातावरण बना है घृणा का, द्वेष का, आपसी मतभेद का वातावरण, क्योंकि शायद सरकारी पार्टी को लगता है कि इसी आधार पर वो चुनाव जीतते चले जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा करती है। मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में शायद 46-47 में वो वक्त आया था जब बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद भी भारत संभल गया और हमने अपने को वो संविधान दिया जिसकी आज भी हम पूजा करते हैं। तो इसमें आप देखिए, सिर्फ एक बात को आप ध्यान में लाइए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने एक प्रकार का बयान दिया टीवी के डिबेट में। उनको सस्पेंड कर दिया गया जब बाहर के देशों में बहुत हल्ला हुआ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आल्ट न्यूज के जुबैर के खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो जेल चले गए। तो ये क्या नहीं दिखाता है कि भेदभाव की नीति पर सरकार और सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं इस समय? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि वो पुरानी कहावत है कि न्याय न केवल होना चाहिए, वो होते हुए दिखना भी चाहिए। आज नहीं दिख रहा, आजकल बिल्कुल इसके उलट दिख रहा है कि तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारा 100 खून माफ़ होगा। और इसके पहले हम जानते हैं कि सरकार के मंत्रियों ने बहुत बेतुका बयान दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप 2020 दिल्ली दंगे के आसपास जो बयान आए थे उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसलिए एक माहौल बन गया है हमारे देश में। और ये जो हत्याएं जिसका जिक्र किया आपने, अमरावती और उदयपुर, ये विभत्स घटनाएं हैं। ये किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन एक वातावरण जो बना दिया गया है, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ, एक आदमी के बयान के चलते हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल हो गया? सुप्रीम कोर्ट को सोशल मीडिया में इतनी बुरी तरह फटकारा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सामने आके कहना पड़ा कल, पारादरी जी ने कहा है, हाँ, कि ये गलत हो रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह टारगेट किया जाएगा तो रूल ऑफ लॉ समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है पूरे देश के लिए। तो वातावरण जो बिगड़ा है, और मुझे एक बात इसमें और जोड़ना है कि मुझे सख्त अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी ने इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला अभी तक। हैदराबाद में जाके भारी पब्लिक मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की,
केसीआर को गिराने की बात की, सब कुछ किया, लेकिन इसके बारे में वो क्यों खामोश हैं? क्या सहमति स्वीकार का लक्षण है? वो उनके तर्क हो सकते हैं कि भाई हमने तो पार्टी ने एक्शन ले लिया है उनके खिलाफ। पार्टी का एक्शन लेना काफी है क्या? पार्टी का ही एक्शन लेना। अब पार्टी ने एक्सपेल नहीं किया उनको, केवल उनको प्रवक्ता के पद से सस्पेंड कर दिया है, यही ना किया। पार्टी से निकाला नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने के बाद भी प्रधानमंत्री खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनकी स्वीकारोक्ति है उनकी, आप ये कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये इन सब चीज़ों के आसपास अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो भारत को सफाई देनी पड़ी, ये सब हुआ है। और फिर भी सर भारत की छवि को बीते समय में कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल की पर भारत की छवि को कैसे देखते हैं सर आप? क्या मजबूत हुई है जिसके मतलब हमारी छवि आप, क्योंकि लंबे समय से आप ब्यूरोक्रेट भी रहे, आपने मंत्रालय भी संभाले, आपने इधर कई सारी सर्विसेज भी की, कैसे देखते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हर देश की विदेश नीति जो होती है वह उस देश के हितों की रक्षा के लिए होती है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत दोस्ती के लिए नहीं होती है। अच्छा, फिर शासन में बैठे लोग बदलते रहते हैं। मोदी जी ने बहुत गले लगाया ओबामा को, मोदी जी ने बहुत गले लगाया ट्रंप को, तो आज तो वो शासन में नहीं है ना, वहाँ पर सरकार में आज तो बाइडन है। तो इसलिए व्यक्तिगत जो संबंध हैं वो उसी समय तक कारगर हैं जब तक दोनों पक्ष, दोनों व्यक्ति सरकार में हों। एक व्यक्ति हट गया तो बेकार हो गया वो। अब तो मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो मिलते भी नहीं है ट्रंप से और ओबामा से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश के हित को सामने रखना चाहिए, व्यक्तिगत हित को नहीं। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि पिछले 8 वर्षों में हमने व्यक्तिगत हित को ही देखा है। क्वाड के मीटिंग में क्या हुआ, G20 में क्या हुआ, फला क्या हुआ, आप वहाँ गए उसमें क्या हुआ, उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। लेकिन आप NRIs की मीटिंग करते हैं, वही नेशनल टेलीविज़न में हिंदुस्तान में दिखाया जाता है कि देखो कितना बड़ा यहाँ पर ये हो रहा है। मैं ये भी कहूँगा आपसे कि मेरा लंबा अनुभव जो है, न केवल मंत्री के रूप में बल्कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में, उसमें एक बात का हम लोग बहुत परहेज करते थे कि भाई विदेश की धरती पर देश की राजनीति की बात मत करो, पार्टी पॉलिटिक्स की बात मत करो, जो है अंदर ही रहे, देश में ही बात, एकदम देश के अंदर होना चाहिए। और मुझे याद है कि एक समय ऐसा मौका आया कि हमारे साथ जो उस समय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उन्होंने शिकायत तो नहीं, तारीफ करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि तारीफ करना भी इसी परिधि में आता है। अच्छा, कि आप शिकायत हम नहीं करेंगे तो आप तारीफ भी नहीं करेंगे, दोनों को बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। तो ये हम लोग मेंटेन करते थे। लेकिन विदेश की धरती पर जाकर अगर आप NRIs की मीटिंग में देश की राजनीति की बात करते हैं तो क्या ये उचित है? धरती तो विदेश की है, सुनने वाला कोई भी हो। तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी जो मान्यताएं थी जो हमने अपने लंबे अनुभव में कभी नहीं सोचा था कि टूटेंगी, वो आज टूट रही हैं। लेकिन सर ना, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स का, कि हम NRIs के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इस तरह की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। लोग ये कहते हैं, कई सारे टिप्पणीकार ये कहते हैं कि भाई इस पॉलिटिक्स का ये लाभ है कि वो अधिकतर राज्यों में सरकार बना रहे हैं, वो 2-2 बार लोकसभा चुनाव जीत कर आ रहे हैं, और फिर भी विपक्षी जितनी भी बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग, लेकिन अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि वोटर्स तक उनकी बात जाए। क्या लगता है सर, उसका लाभ मिला है सर पार्टी को और सरकार को? नहीं, उसका लाभ तो मिला ही है। इसलिए मिला है क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में थे जी। किस बात के लिए गए थे? सरकारी विजिट नहीं था, एग्जीक्यूटिव मीट थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी पार्टी की। उसके बाद पब्लिक मीटिंग हुई, सारे चैनल्स ने उसको लाइव दिखाया, उनके स्पीच को। इतना
इतनी पब्लिसिटी किसको मिलती है? एक एक क्षण का की कीमत है ना, चैनल्स में एक एक क्षण की कीमत है। तो आपको हजारों घंटे मिल रहे हैं चैनल्स में, दूसरे को हजारों क्षण भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये लड़ाई तो बहुत अनइक्वल हो गई है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं जहाँ बीजेपी अपना डंका नहीं बजा पाई, और वहाँ पर विपक्ष, जो केंद्र में विपक्षी दल है, वहाँ शासन में है। हम जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं। और मैंने आपसे कहा केरल में गया, वहाँ पर नामो निशान नहीं है बीजेपी का। तमिलनाडु में गया, नाम के वास्ते प्रेजेंस उनका है। तेलंगाना और इवन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, चाहे और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कि उनका अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे कंधे पर है। उड़ीसा में बीजू जनता दल है जी, बीजू जनता दल के कंधे पर हैं वो जी, वो अपना नहीं है कुछ। तो इसलिए ऐसा मान लेना, केंद्र में जरूर वो सत्ता में है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा मान लेना कि सब जगह वही छा गए हैं, ये उचित नहीं होगा। सर, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और लोग सोचते हैं कि कई बार देश की जुडिशरी पे, उसकी स्वतंत्रता पे अलग अलग तरह के दावे और अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। फोरम्स में, सोशल मीडिया पे आप सुनते ही रहते होंगे। जुडिशरी को लेकर आपका क्या सोचना है सर? हमारा ये सोचना है कि कुछ कमियां हैं जुडिशरी में, हैं आप मानते हैं? इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। ओके। हाँ, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 3 साल से धारा 370 को जो निरस्त किया गया, वो मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई के लिए नहीं आया। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक भूमिका है हमारे संविधान में। सुप्रीम कोर्ट को उस भूमिका को निभाना चाहिए भरपूर ढंग से, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में अगर ऑर्डर आता है तो हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, और भाजपा प्रवक्ता के बारे में कोई टिप्पणी आती है तो भूरी भूरी क्या मैंने बहुत ज़्यादा उसकी शिकायत करें। ये उचित नहीं ना है, वही सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए हर फैसले को मानना, स्वीकार करना, शिरोधार्य करना, ये देश की जनता का फर्ज बनता है, और राजनीतिक दलों का भी। चलते चलते सर 2-3 छोटे सवाल 2-3 नेताओं पे, राज्यों पे। मैं ममता बनर्जी के एक हालिया बयान का और एक छोटे से विवाद का जिक्र करना चाहूँगा और उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही है। ममता जी ने कहा कि अगर बीजेपी मुर्मू के नाम की घोषणा करने के पहले हमारा सुझाव लेती तो हम व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर सकते थे। हम एक महिला को उतारने की कोशिश कर सकते थे। बोली कि एक आम सहमति का उम्मीदवार देश के लिए अच्छा होता है। मुझे दुख है कि प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी दलित और आदिवासी हमारे साथ हैं। उन्होंने ऐसा कहा। इस पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता बीजेपी के सुर में बोल रही हैं और मुर्मू के समर्थन में बोल रही हैं। क्या मतलब यशवंत जी, आपको लगता है कि ममता जी किसी दुविधा और असमंजस में हैं? आपका नाम वहाँ पे जो मीटिंग की बात को अभी आप बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि ममता जी किसी असमंजस में हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है, और ममता जी ने जो बातें कही हैं उससे मैं सहमत हूँ कि अगर बहुत अच्छा होता कि इस अति मर्यादित पद पर सब लोग मिलके एक राय बनाते और बिना चुनाव के एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता। लेकिन ऐसा करने की जिम्मेदारी सरकारी पार्टी के ऊपर थी। उनको पहल करनी चाहिए थी सारे दलों के साथ मिलकर, और ये कोशिश करनी चाहिए थी कि एक नाम पर सब लोग सहमत हो जाएं। लेकिन सरकारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, और इसीलिए ये सहमत नहीं हुआ, और आज चुनाव हो रहा है। तो इसलिए ममता जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। सहमति बननी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार से उनको उम्मीद नहीं करनी चाहिए सहमति की, क्योंकि सरकार सहमति में विश्वास ही नहीं करती है। तो खैर वो दूसरी बात है। मुझे नहीं लगता है कि जैसा ममता जी ने खुद ही कहा कि वो दुविधा में है या सोच में है,
और मेरे को इसमें कहीं दूर दूर तक कोई शक नहीं है कि भरपूर समर्थन हमको पश्चिम बंगाल से मिलेगा। अच्छा, बिहार की बात करते हैं। आपका बिहार से नाता है और नीतीश कुमार जी का भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएंगे, क्योंकि अब ये खबरें चल रही हैं कि क्या उनकी आरजेडी से नज़दीकी बढ़ रही है, क्या एनडीए में होने के दायित्व को निभाएंगे और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाएंगे उनके विधायक। क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगा, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई उसी समय तुरंत नवीन पटनायक ने उनके समर्थन में बयान दिया। जी, मैं बिहार झारखंड से आता हूँ, मेरे नाम की घोषणा होने के बाद तो ऐसा कोई न झारखंड में न बिहार में किसी ने कोई समर्थन नहीं दिया। तो क्या हम समझें कि बिहार के लोग इतने महान हैं, झारखंड के लोग इतने महान हैं कि वो ये सब छोटी छोटी बातों, कौन किस प्रदेश से आता है, किस जात से आता है, किस ट्राइब से आता है, उसमें विश्वास नहीं करते हैं और अंततः वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना मत तय करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि क्यों कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें व्हिप जारी नहीं होगा। अच्छा, क्यों ये प्रावधान किया गया कि सीक्रेट बैलेट होगा? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि एमएलएज और एमपीज इसमें भाग ले रहे हैं। एमएलसीज और राज्यसभा एमपीज नहीं करते, नहीं, राज्यसभा करते हैं, मनोनीत वाले। हाँ, वो नहीं करते हैं। तो इसलिए ये प्रावधान किया गया कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मैं बिहार झारखंड का रहने वाला हूँ, इस बात का मुझे बराबर गर्व रहा है कि मैं बिहार झारखंड का रहने वाला हूँ। बिहार में पैदा हुआ, पटने में पढ़ा वाला, सब कुछ किया, आईएएस में बिहार काडर में ही था और झारखंड को मैंने अपनी कर्मभूमि राजनीति के लिए चुनी। जैसा आपने कहा 3 बार मैं वहाँ से लोकसभा का सदस्य चुना गया और राज्यसभा का, तो इसलिए बिहार झारखंड के ऊपर तो मेरा विशेष अधिकार है। हमारा विशेष अधिकार है बिहार झारखंड के ऊपर। और बाबू राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर मैं चुन लिया जाता हूं तो ये दूसरा मौका होगा जब बिहार झारखंड का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचता है और झारखंड के लिए तो पहला मौका होगा। आप मतलब ये सोरेन जी को, नीतीश कुमार, दोनों लोग को ये बात सुना रहे हैं इस समय? ये अगर वो लोग आपके चैनल को देखते हैं तो कृपया सुने, इस बात को सुनना चाहिए। और मैं तो कल ये तुलना कर रहा हूं कि नवीन पटनायक ने क्या किया, और ये दुविधा में होना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है कि वो दुविधा में आज के हम क्या करें। उनको तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं बिहार झारखंड का रहने वाला हूँ, प्रबल रूप से सामने आना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए कि हम यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हैं। सर, आप चुनाव जीतते हैं या चुनाव हारते हैं, दोनों ही सूरतों में आपका आखिरी चुनाव होगा। लेकिन इसी मौके पे मुझे लगता है कि विपक्ष को लेकर जो राजनीति को गहरी समझ रखने वाले जो विपक्ष के अंदर जो लूप होल्स देखते हैं, विपक्ष की मोडस ऑपरेंडी, विपक्ष के चुनाव लड़ने के तरीके, विपक्ष के तमाम क्रियाकलापों में जो लूप होल्स देखते हैं, आप क्या सलाह देंगे सर, जो इस समय का विपक्ष है देश का, उसको क्या सलाह देंगे? क्या वो परफेक्ट है? मैं अभी कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इतना ही कहूँगा आपसे कि ये एक अजीबोगरीब बात है कि भारत जैसे देश में मीडिया जो है वो भी विपक्ष को ही क्वेश्चन करता है। सरकारी पक्ष को से सवाल नहीं पूछता है, विपक्ष से सवाल पूछता है। ये अजीब एक परिस्थिति है ना। सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकारी पक्ष। उससे सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ गड़बड़ होगा, विपक्ष से पूछेंगे। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं कहूँगा कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जो लगातार विकसित हो रही है। और 2024 आते आते देखिए क्या बनता है खेल, और कुछ न कुछ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए यशवंत जी, चुनाव के लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। 18 जुलाई को मतदान होने वाला है राष्ट्रपति चुनाव के लिए और नतीजे 21 जुलाई को सामने आएंगे। आप लल्लन टॉप पे बातचीत देख रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।